नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। हम टेस्ट सीरीज़ को देख रहे थे। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ को देख रहे थे। ये आपका 5वां टेस्ट है और ये आपका लास्ट पार्ट है। हमने लास्ट क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन तक कर लिए थे और आज हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सैनिक हथियारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसके बारे में सैनिक हथियारों के और बताना है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, सैनिक हथियार ऐसे उपकरण होते हैं जो लंबी दूरी तक बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं। लंबी दूरी तक बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो बिल्कुल ये हो सकता है। वर्तमान में सैनिक नहीं, सोनिक है एक्चुअली में। ठीक है, सोनिक हथियार। ठीक है, तो वर्तमान में सोनिक हथियारों के उपयोग को विनियमित करने वाली कोई विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है, तो ये भी बिल्कुल ही राइट है। आपका सही पूछा गया है तो सही सी हो जाएगा, यानी कि दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला HAM हैम बोट और EPC संबंधित किससे है? ठीक है, ये किससे संबंधित है? क्या ये कृषि विपणन और खरीद प्रणाली से संबंधित है या फिर अवसंरचना के विकास के में सार्वजनिक निजी भागीदारी से संबंधित है? तो बिल्कुल यही इसका आंसर है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये संबंधित किससे है? अवसंरचना के विकास और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से है। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं। प्रिवेंटिंग डिटेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है ये बताना है। इसमें किसी व्यक्ति को उचित विश्वास के आधार पर बिना सुनवाई के हिरासत में लेना शामिल है, तो ये बिल्कुल ही एकदम राइट है। संसद के पास राज्य सुरक्षा और लोक व्यवस्था से संबंधित जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है यानी PD पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है, तो ये थोड़ा विवादास्पद है क्योंकि संसद को रक्षा, विदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा संबंधित प्रिवेंटिव डिटेंशन पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान है, लेकिन संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में राज्य सुरक्षा और लोक व्यवस्था से संबंधित मामलों का कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान में प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है। ठीक, नहीं की गई है, तो ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये अनुच्छेद कौन सा 22/3 के अंतर्गत अधिकारियों को निवारण कारणों जैसे लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। ठीक है, और यही अनुच्छेद 22/44 में प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने तक सीमित किया जा सकता है जब सलाहकार बोर्ड विस्तार से उसे उचित न ठहराए। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ही आपका गलत हो जाता है। तो 2 और 3 आपके गलत है, सिर्फ पहला ही सही है, तो इसमें से कौन सा सही है? ओनली 1 सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न पर विचार करना है और बताना है उपयुक्त में से कौन से गणित, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय इतिहास में योगदान है। ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की खोज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कौन सा गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय इतिहास में योगदान है? ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास में पूछा गया है। क्या क्या है इनमें पहले से बता दिया गया था। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण की खोज ये हो चुकी थी प्राचीन भारतीय इतिहास में। भारतीयों द्वारा दशमलव प्रणाली का पहला प्रयोग भी प्राचीन भारत में देखने को मिला है। अरब जगत द्वारा भारतीय संख्या पद्धति को भी अपनाना ये भी मिल चुका है। तो आंसर क्या होना चाहिए? 1, 2 और 3, यानी कि डी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि पद्धतियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ध्यान देंगे क्या पूछा है, सही नहीं पूछा है। ठीक है, सही नहीं पूछा है, ये ध्यान देना जरूरी है कि कौन सा सही नहीं है। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, चावल और सरसों की फसल उगाते थे, तो बिल्कुल ये तो एकदम सही है, ये हमने अच्छे से कवर भी किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को रागी की जानकारी नहीं थी, तो ये भी बिल्कुल सही है,
ठीक है, रागी की जानकारी नहीं थी। इस चरण के दौरान कपास का उत्पादन भी किया जाता था, तो बिल्कुल कपास का उत्पादन हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, तो ये वाला भी सही है। हल के फाल की खोज धोलावीरा में हुई थी, ठीक है। देखिए हल की बात करें तो ये हल के फाल की जो खोज धोलावीरा बोला यहाँ पे, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कुदाल या हल फल जो है ये नहीं मिलता है, लेकिन कालीबंगा में पूर्वी हड़प्पा में खोजे गए थे खांचों से पता चला है कि जो हड़प्पा काल में राजस्थान में खेती की जुताई की जाती थी, वो हड़प्पा वासियों द्वारा लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। किसके? लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, ठीक है, लकड़ी के हल, ठीक है। और ये धोलावीरा में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? ये आपका कालीबंगा में देखने मिला है, ठीक है। तो यही वाला आपका गलत है, यानी कि आंसर आपका यही होना चाहिए, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तरी क्षेत्र में चोल सत्ता का विस्तार करने वाले सैन्य अभियानों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद किस चोल राजा ने गंगो कोडचोल की उपाधि धारण की थी? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने आपको कई बार बताया है कि ये कौन से राजा थे। ये थे राजेंद्र चोल प्रथम थे, ठीक है। राजा प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम अलग रहे, ठीक है। तो ये इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। जो गंगे चोल की उपाधि राजेंद्र चोल प्रथम ने धारण किया था। ताम्रपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते समय ये जो ध्यान देंगे, क्या पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है, ध्यान देंगे इसमें कौन सा सही नहीं है। इस काल में लोग लेखन कला से परिचित हुए थे और चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। जी बिल्कुल ये आपका गलत है, ठीक है, बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे पूछा गया है, सही नहीं है, तो ये हमारा एक तरह से आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इस युग के दौरान लोग द्वारा तांबे की धातु का उपयोग किया था, तो ये तो बिल्कुल ही सही है, यानी कि ये वाला आंसर हमारा नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 1, ठीक है, एक के साथ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। क्या बताना है? कौन सा कथन सही है? श्री कृष्णदेव ने नगलपुरम नामक एक नया नगर बसाया था, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसने दक्कन सुल्तानों की संयुक्त सेनाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद नया नगर बनवाया था, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं ये सही है, लेकिन अगर बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, ठीक है। तो बाकी ये दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कथन एक दोनों सही हैं, कथन एक का सही व्याख्या नहीं करता है, ये भी सही है। नहीं सही नहीं है, ये वाला भी आपका गलत है। क्यों गलत है बताएंगे भी। तो इसमें आपका एक सही हो जाएगा कथन और दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या होना चाहिए? सी हो जाना चाहिए, ठीक है। अब रही बात क्यों गलत है ये, ठीक है। तो पहला तो आपका ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और बात करें ये वाली दूसरे कथन की, ठीक है। तो श्री कृष्णदेव ने जो विल्लुट स्वामी मंदिर है, जिसको हजारा मंदिर के निर्माण इन्होंने करवाया था, और उन्होंने अपनी माँ जो नगला देवी हैं की याद में नगलपुरम नामक एक नगर बसाया था, ठीक है। कब बसाया था? जो नगलपुरम नामक एक नया शहर बनवाया था, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और तालीकोटा के युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में होता है, और कृष्णदेव के जो राय के जो उत्तराधिकारी थे वो काफ़ी कमज़ोर हुआ करते थे, और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर की जो संयुक्त सेनाओं ने आलिया राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर के साथ युद्ध की घोषणा की थी, तो इसलिए ये वाला आपका गलत है, तभी ये बनवाया गया था उस टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एमिनेंट डोमेन के सिद्धांत का सर्वोत्तम अर्थ प्रस्तुत करता है, ठीक है।
एनिमेंट डोमेन। ठीक है, तो पहली बात आपको जानना जरूरी है कि एनिमेंट डोमेन क्या होता है। तो ये एक्चुअली में एक मामला था जो कि उच्च न्यायालय में DAMB बनाम भगवान देवी 2025 मामले में यह निर्णय दिया गया था कि जो सार्वजनिक उपयोग के लिए एनिमेंट डोमेन के सिद्धांत है के तहत अधिकृत जो भूमि है को तीसरे पक्ष के दबाव या निजी समझौते के द्वारा वापस नहीं किया जा सकता। ठीक है, पहली बात, एनिमेंट डोमेन क्या होता है? यह एक विधिक सिद्धांत होता है जिसमें सरकार जनहित में निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? यह सरकार का निजी शिक्षण संस्थान तो बिल्कुल नहीं है। यह सरकार को उचित मुआवजे के साथ सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकार देता है। तो जी बिल्कुल यही आपका आंसर है। ठीक है, बी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या नहीं है, सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं पूछा है, ध्यान देंगे। किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उसके शासनकाल में जजिया एक अलग कर बन गया था, तो ये बिल्कुल सही है। उसने वंशानुक्रम के सिद्धांत को सेना तक विस्तारित किया था, तो ये भी एकदम सही है। ठीक है, उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो क्या पूछा है? सही नहीं है। ठीक है, तो ये भी उसने क्या किया, जो दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर दिया गया था, यही आपका गलत है, क्योंकि जो उसने राजधानी को देवगिरी से उसने दिल्ली स्थानांतरित किया था, ना कि दिल्ली से देवगिरी। तो ये अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे देवगिरी होना था और यहाँ पे दिल्ली होता, तो फिर ये सही हो जाता। यही आपका गलत है, यानी कि यही आपका सही नहीं है। उसने हिंदू धर्म के ग्रंथों का संस्कृत में से फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाए थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? सी। ठीक है, सी आना, क्योंकि उसने दिल्ली से देवगिरी नहीं बल्कि देवगिरी से दिल्ली स्थानांतरित करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुल्हादार चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कितने सही हैं। ठीक है, कौन सा? कुल्हादार चित्रकला के बारे में बताना है। यह फारसी प्रभाव का मुक्त पूर्णतः स्वदेशी कला थी, तो ये बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, इन चित्रकलाओं की शैलियों में हल्की रंगत और न्यूनतम रंगत विरोधाभास को चिन्हित किया गया था, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो ये चित्र होते थे इसमें चमकीले विपरीत रंगों के साथ साथ सशक्त और कोणीय रेखा चित्र, पारदर्शी वस्त्र वगैरह और शंक्वाकार टोपी जैसे कुल्हा टाइप में प्रयोग किया जाता था, जिसमें पुरुष आकृति द्वारा पगड़ी पहनी हुई थी, इसलिए ये वाला आपका गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। यह मुगल काल का एक लोकप्रिय भित्ति चित्रकला थी, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कुल्हादार चित्रकला होती है ये एक लघु चित्रकला शैली थी जिसकी उत्पत्ति लगभग 16वीं शताब्दी में होती है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में होती है, इसलिए ये आपका गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? कौन सा सही है? केवल एक सही है, क्योंकि पहला वाला सही है, बाकी ये दोनों ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से क्या बताना है? सही वाले को बताना है। ठीक है, सही वाले को बताना है, तो चलिए देखते हैं क्या सही है। वकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं मौर्य काल के समकालीन थी, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि जो महाराष्ट्र के पास फोफनार के में प्राप्त जो बुद्ध की वकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं वो गुप्त काल की कांस्य प्रतिमाओं के समकालीन थी। ठीक है, तो ये मौर्य साम्राज्य के नहीं बल्कि ये गुप्त साम्राज्य के समकालीन थी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? गुप्त होता तो ये सही होता था। ठीक है, तो ये गुप्त के समकालीन थे ना कि मौर्य के, तो ये आपका हो जाता है गलत। इस तरह से हमारा ये कट गया, ये कट गया। एलिमिनेशन का भी प्रयोग करना है। ठीक है, सही का यहाँ पर 2 ऑप्शन है, देखते हैं और क्या है। मूर्ति निर्माण की लुप्त मोम की प्रक्रिया भारत में 2री शताब्दी ईसा पूर्व इंडो यूनानी शासकों द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो भारतीय मूर्तिकार
होते थे वो पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने और पत्थर के तराशने उकेरने जैसी कुशलता उनको प्राप्त थी, मतलब उनकी कौशल था वो उतनी ही वो अच्छे से उन्होंने कांसे को पिघलाने, ढालने, उससे मूर्तियाँ बनाने आदि का कार्य भी प्राप्त कर लिया था। उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के जो बहुत ही प्राचीन काल में ढलाई के लिए जो सिरे पेड़ यानी जो लुप्त मूंग की प्रक्रिया है वो सीख ली थी। ठीक है, क्या कर ली थी? लुप्त मूंग की सीख ली थी। और इसके साथ साथ उन्होंने तांबा, जस्ता, टीन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु की बनाने की खोज की थी और इस मिश्र धातु को कश कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपका इसलिए गलत है। वाकाटक कालीन कश प्रतिमाएं शुभ्र थी और भिक्षुओं द्वारा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया जाता था, तो बिल्कुल ये आपका सही है। ठीक है, तो 2 आपका गलत है, पहला और दूसरा, लेकिन तीसरा ऑप्शन आपका एकदम राइट है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 3, यानी कि सी के साथ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा ब्लू फ्लैग टैग निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ठीक है, ब्लू फ्लैग टैग किसे दिया जाता है? तो आप समझ गए होंगे, ब्लू माने नीला, नीला क्या होता है? समुद्र होता है। ठीक है, आगे देखते हैं भी। पतन जो कार्गो हैंडलिंग और व्यापार दक्षता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। समुद्री तट मरीन्स और पर्यटन नौकाओं को सख्त पर्यावरण सुरक्षा पहुंच मानदंडों को पूरा करती है। शहर जो अपशिष्ट पृथक्करण और प्लास्टिक मुक्त पहल में उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं। होटल और स्पोर्ट रिजॉर्ट 100% अपशिष्ट, तो देखिए ये तो वैसे ही गलत है, ये भी गलत हो जाता है। अब बचा ये दो। ठीक है, तो कार्गो ये सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर चीज़ों को दर्शा रहा है, लेकिन अगर यहाँ की बात करें, ये समुद्री तट को, मरीन्स को, पर्यटन नौकाओं को, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा पहुँचाने मानदंडों को पूरा करती है। ठीक है, तो उसको ये ब्लू फ्लैग दिया जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग टैग इस वाले ऑप्शन में दिया जाता है समुद्री तट को, मरीन्स को, पर्यटक नौकाओं को और पर्यावरण सुरक्षा को पहुँचाने वाले मानदंडों को पूरा करती हैं, उनको ब्लू फ्लैग टैग दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मध्यकालीन भारत में किस विदेशी यात्री ने विजयनगर शहर की तुलना रोम से किया था? ठीक है, किस विजयनगर शहर की तुलना रोम से किस यात्री ने किया था जो कि विदेशी था? क्या वो फ्रांसवा बर्नियर था, जीन बेस्टिपस टॉक्सनियर था, निकिटिन था, या फिर डोमिनियन पियास था? तो ये इसका आंसर होगा डोमिनियन पियास, जो कि 1520 ईसा पूर्व में आता है। ठीक है, ईस्वी के आसपास में आता है और इसने विजयनगर के साम्राज्य की यात्रा की और उस समय शासन कौन सा था? कृष्णदेव राय का था। किसका था? कृष्णदेव राय का था। और इसी ने विजयनगर शहर की तुलना रोम से किया था। ठीक, आई होप तो क्लियरिटी आगे होगी। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत में शुरू की गई बायो सारथी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, बायो सारथी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैक्सीन के बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए बायोटेक कंपनियों को वित्तीय अनुदान प्रदान करना, इससे कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, उद्योग अकादमी सहयोग को मजबूत करने के लिए उभरते बायोटेक उद्यमियों को संचालित सलाह प्रदान करना, तो ये एकदम हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी के उत्पादों और सेवाओं के लिए एक डिजिटल व्यापार बनाना, नहीं ये भी नहीं है। भारतीय महानगरों अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक अनुसंधान केंद्र स्थापित करना, तो बिल्कुल ये भी नहीं है। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर ओनली बी होना चाहिए। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में होता है? ठीक है, तो सिकंदर का आक्रमण इनमें से किसके शासनकाल में होता है? क्या हर्षक वंश के में होता है, गुप्त वंश में होता है, शुंग वंश में होता है, या फिर नंद वंश में होता है? तो जो सिकंदर ने आक्रमण किया था वो नंद वंश के समय किया था, जो कि आखिरी राजा भी था कहीं ना कहीं। ठीक है, मगध का सबसे शक्तिशाली और आखिरी राजा भी था। ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन होता है मगध में। ठीक है, किसमें? मगध में शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासक होता है और बाद में सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में ये नंद वंश साबित होता है। और इसकी शक्ति इतनी थी कि प्रबल थी कि सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया तो वह पूर्व की ओर बढ़ने की साहस नहीं कर पाया। ठीक है, इससे अंदाजा लगाया सकता है कि कितना ये महान शासक या फिर था उस समय शक्तिशाली। नेक्स्ट चलते हैं।
भारत में मध्ययुगीन सुल्तानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, मध्यकालीन की बात हो रही है, कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, कौन सा इसमें से सही है। बलबन ने दासों के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की थी। क्या क्या था? बलबन ने दासों के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की थी, तो ये बिल्कुल राइट है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में घोड़ों को दागने की प्रणाली, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देन इसमें से आपके ये दोनों ही एकदम सही है, सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, अलाउद्दीन की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है वो 1296 से लेके 1316 तक होता है, और इसी में इसने इसकी शुरुआत की। ठीक है, घोड़ों को, सेनाओं को, जो सेना के घोड़े थे उनको दागने की प्रणाली। नेक्स्ट होते हैं, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में दीवान ए इंशा निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? तो ये मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो दीवान ए इंशा होता है वो पत्राचार से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? पत्राचार से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेदिक में उल्लिखित जो दशायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ऋग्वेदिक की बात हो रही है, उत्तर ऋग्वेदिक की नहीं, लेकिन ऋग्वेदिक की बात हो रही है। ध्यान देंगे क्या पूछा है, कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, वे मुख्य रूप से शिकारी संग्रह हुआ करते थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। वे उन्हीं देवताओं को पूजा करते थे जिनकी पूजा आर्य किया करता था, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र की पूजा होती थी। किसकी? इंद्र की पूजा होती थी, अग्नि का देवता मानते थे, तो ये इंद्र की पूजा करते थे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आपका सही है, बाकी दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित के बारे में विचार करना है और बताना है, श्रेणियों में से कितने उपग्रहों को अनिवार्य रूप से भूस्थैनिक कक्ष में रखा जाता है। ठीक है, भूस्थैनिक कक्ष यानी जियो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, पृथ्वी का अवलोकन, दूरसंचार प्रणाली, सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम। अब इसमें से बताना है कितने आपके सही हैं। ठीक है, अगर पहली बात नेविगेशन की प्रणाली की बात करें, ठीक है, तो यह नेविगेशन क्या होता है? जीपीएस वगैरह जिसे हम यूज करते हैं वो होता है, और आमतौर पर मध्यम कक्षा में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मध्यम कक्षा में रहता है, मतलब मिडल अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है, MEO। ठीक है, मिडल अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है, तो ये तो आपका नहीं हो सकता है। और दूसरी की बात करें, पृथ्वी आलोकन, तो ये एक्चुअली में क्या होता है? अधिकांश पृथ्वी आलोकन उपग्रह होते हैं जो भूमि, कृषि, पर्यावरण संबंधी उपयोग आदि के लिए उपयोग किया जाता है, और इन्हें निम्न भूकक्षा में रखा जाता है, यानी कि LEO में रखा जाता है। ठीक है, LEO में रखा जाता है, तो ये भी आपका नहीं है। अब बात करें दूर संचार की बात करें। ठीक है, तो जो दूर संचार है इसको 24 घंटे 24/7 अस्थायी कवरेज के लिए दूर संचार उपग्रह जैसे टीवी प्रसारण, इंटरनेट सेवाएं, रेडियो वगैरह, इनके लिए इसका उपयोग होता है, और ये GEO जियो मतलब जियो का मतलब मैंने क्या बताया अभी आपको? भू स्थैनिक कक्षा में रखा इनको जाता है। ठीक है, तो जो दूर संचार है इसको आपका इसमें रखा जाता है, भूस्थानिक कक्षा में रखा जाता है। ठीक है, सैटेलाइट इमेजिंग की बात करें तो सैटेलाइट इमेजिंग है हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए निम्न भू कक्षा में आवश्यक होती है, क्योंकि इन्हें उपग्रहों के पास होना चाहिए, और व्यापक पैमाने पर इनमें मौसम इमेजिंग जियो अर्थ ऑर्बिट में की जाती है, लेकिन हाई रेजोल्यूशन के अधिकांश इमेजिंग उपग्रह जो होते हैं वो मतलब भूस्थानिक कक्षा में प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं, तो इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। तो सिर्फ आपका जो दूर संचार वाला है यही भूस्थानिक कक्षा में रखा जाता है, बाकी नहीं रखे जाते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 1। ठीक है, एक सही है, बाकी आपके ये भी गलत हैं, ये भी गलत हैं, और ये भी गलत है। ठीक है,
आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा अपभ्रंश पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, किसकी बात हो रही है? अपभ्रंश क्या होती है? एक भाषा होती है। ठीक है, अपभ्रंश एक्चुअली में एक मध्यकालीन भाषा, भारत की प्राकृतिक भाषा के रूप ही है। ये जो मध्य अपभ्रंश भाषा है ये प्राकृतिक भाषा के रूप है जो एक स्थानीय भाषा के रूप में यूज़ होती है। ठीक है, तो ये क्या है? कौन सा अपभ्रंश का पद है? मध्यकाल के दौरान भक्ति काव्य में प्रस्तुत हिंदी का एक प्रारंभिक रूप, जी नहीं, प्राकृत से आधुनिक भारतीय भाषाओं में विकसित होने वाली भाषा का एक संक्रमणीय कालीन रूप, तो जी हाँ, बिल्कुल यही होना चाहिए। शाही शिलालेखों में प्रयुक्त शास्त्रीय संस्कृत की एक शैली, बिल्कुल नहीं है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त एक प्राचीन ब्राह्मी लिपि, बिल्कुल नहीं है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए कि प्राकृत से आधुनिक भारतीय भाषाओं में विकसित होने वाली एक भाषा का संक्रमणकालीन ये है, इसे अपभ्रंश कहते हैं। कवि राजमार्ग को कन्नड़ भाषा का सबसे प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक इससे संबंधित रहा? ठीक है, कवि राजमार्ग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अमोघवर्मन प्रथम। ठीक है, अमोघवर्मन प्रथम ये था। ठीक है, और ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। और कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल लगभग 800 से 14 ईस्वी से लेकर 878 ईस्वी तक रहता है, लगभग 64 ईयर्स तक। ठीक है, ठीक है, लगभग 64 ईयर तक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नागर शैली के मंदिरों में प्रवेश करते समय मंदिर स्थापित कला के निम्न घटकों में सही कालक्रम अनुसार विकसित करना है, ऊपर दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो नगर शैली के अगर एंट्री करेंगे तो इसमें आपको पहले मंडपम दिखेंगे। ठीक है, क्या दिखेगा? पहले यहाँ पर एक सेकेंड, ये हाँ, पहले आपको मंडपम दिखेगा, उसके बाद आपको अंतराल दिखेगा, और फिर आपको जाकर गर्भगृह यानी लास्ट वाला ऑप्शन जो गर्भगृह है वो आपको दिखेगा। एक सेकेंड, ये दूसरा होगा और ये आपका तीसरा होगा। ठीक है, पहले क्या आएगा? मंडपम आएगा, उसके बाद अंतराल आएगा, और फिर आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा। ठीक, तो आंसर क्या होना चाहिए? 2, 3, 1। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो 2, 3 किस में है? इसमें है, बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ नाट्य रूप हैं और ये उनके केंद्र शासित मतलब राज्य हैं जिसमें ये होता है, तो उसको फॉलोइंग द मैच करना है। क्या बताना है? सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित है वो बताना है। भांड पत्थर, तो ये जम्मू कश्मीर में होता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो भांड पत्थर है ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है। माच की बात करें तो पश्चिम बंगाल का है, ये भी एकदम बिल्कुल राइट है। भवोना की बात करें और ये गुजरात में होता है, तो ये भी राइट है। यानी कि तीनों जो ऑप्शन है वो एग्जैक्टली सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 किस में है? बी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, बी वाले ऑप्शन में है। ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, क्या बताना है? कौन सा सही है। ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक नहीं, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, मिस्टेक हुई है। देखिए, भांड पत्थर जो है ये जम्मू कश्मीर तो मिलता है, कंफर्म है। ठीक है, लेकिन जो ये माच ये पश्चिम बंगाल में नहीं मिलता, बल्कि ये आपका एमपी मिलता है। वही तो मुझसे कुछ तो गलती हो रही है, ये आपका एमपी में मिलता है। ठीक है, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है, माच कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में मिलता है। और भवना जो है, भवना ये आपका यहाँ पे गुजरात दिया हुआ है, लेकिन जो भवना है ये असम का लोक नृत्य है। ठीक है, असम करेक्शन कर लेंगे थोड़ा। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, तो इसका आंसर वैसे ए होगा। ठीक है, ए होगा आंसर। मैं सोच रहा था कुछ तो गलती हो रही है, एनीवे हो जाता है। ठीक, तो ध्यान देंगे, जो माच है ये आपका मध्य प्रदेश का है, और भवना ये आपका असम का है, और भांड पत्थर सही सुने थे जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है, करेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में देख रहे थे, और इसमें से बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो इस काल के दौरान तांबे और पत्थर की वस्तुएं प्रचलित थी, तो बिल्कुल ताम्र पाषाण काल मैंने आपको अच्छे से कराया ही है, आपने उसमें देखा ही है, तो ये बिल्कुल राइट है।
और ताम्रपाषाण काल के लोग कपड़े के निर्माण से अच्छी तरह परिचित हैं। कपड़े के निर्माण से अच्छी तरह परिचित हैं। तो जी बिल्कुल ये भी सही है। चित्रित धूसर मृदमान सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाले मिट्टी के बर्तनों में से था, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ताम्रपाषाण के जो लोग थे वो विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और काले और लाल रंग के जो मृदभान अधिक वहाँ पे प्रचलित हो करते थे। लेकिन इसके अतिरिक्त जो काले पर लाल के मृदभान जो जोरवे में पाए गए हैं और गेरू रंग के जो मृदभान हैं वो मोटे तौर पर प्रचलित थे, जो कि 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के अवधि के दौरान प्रचलन में था। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आपका गलत हो जाता है। बाकी आपके ये वाले और ये वाले बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? 1 और 2। ठीक है, तीसरा तो हमारा गलती है, तो आंसर क्या होगा? ओनली बी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका टेस्ट जो 5 है वो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक हाइप का बटन आता है उसे जरूर प्रेस करना है ताकि थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ वीडियो आपको अच्छी लगी, है ना। और बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।